हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज वीकली द हिंदू रिवीजन क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीक में रहे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आज जो द हिंदू वीकली रिवीजन रहने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये बढ़ते आगे और आगे बढ़ते हुए समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। लेकिन एक बात जो मैं आपको बार बार बताता हूँ वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि द हिंदू के क्लासेस से आपको एग्जाम में एक्चुअली बेनिफिट हो तो आपको रोज द हिंदू की क्लासेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है वो हम लोग अपनी डेली क्लासेस के अंदर ही करते हैं। अब दरअसल जो हमारी वीकली क्लासेस होती है हम केवल और केवल क्रक्स समझते हैं कि मेन बात क्या था, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और चीजें आपकी सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या था फिलहाल। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल था अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑन फायरवर्क्स नीडेड सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद चल रहा था, वो था दिल्ली और NCR वाले क्षेत्र में फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए। अब दरअसल दिल्ली सरकार ने फायर क्रैकर्स को बैन किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में भी स्थिति को इस प्रकार से ही रखा था कि ठीक है दिल्ली में फायर क्रैकर्स को बैन कर देना ठीक है। अब दरअसल क्या है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रुख अपनाया है दिल्ली NCR वाले क्षेत्र में फायर क्रैकर्स को बैन करने के मामले में। और फिलहाल अब दिल्ली के मामले में जो फायर क्रैकर्स बैन रखे गए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आपको एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो काम खत्म। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब वीकली डिस्कशन किया था तो मैंने वहां भी क्लियर किया था कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना है कि केवल दिल्ली के लोगों को ही साफ हवा में सांस लेने का अधिकार क्यों है। पॉल्यूशन तो बाकी जगह भी है, अगर आप चाहते हैं कि पॉल्यूशन से बाकी लोगों को भी लाभ मिले तो भाई सब जगह पर आप पटाखों को बैन कीजिए। केवल दिल्ली में पटाखे बैन कर देना क्या तक ठीक है, ये तो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। तो अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग में ये बात कही है सरकार को कि देखिए एक बैलेंस अप्रोच आप अपनाइए, एक ऐसी अप्रोच अपनाइए जहां पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और साथ ही पटाखों से जुड़े हुए जो लोग हैं, पटाखा उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिनके परिवार चल रहे हैं पटाखा उद्योग से, उन सभी लोगों के जीवन की स्थिति भी ठीक रहे, उन लोगों को परेशानियां ना हो, उनको दिक्कतें ना हो जीवन के अंदर। तो इसके लिए आप उनके बारे में भी सोचिए और एक बैलेंस अप्रोच अपनाइए जिससे कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके, साथ साथ लोगों की आजीविका जीवन और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो मजदूर हैं उनका जीवन भी आगे बढ़ता रहे, चीजें व्यवस्थित रहे। तो अभी सुनवाई चल रही है। हालांकि दिल्ली का जो पटाखा बैन की स्थिति थी उसको फिलहाल थोड़ा सा चीज़ों को नए रूप में प्रस्तुत किया है। कहा है कि दिल्ली के आसपास में आप फिलहाल अभी ग्रीन क्रैकर्स को बना सकते हैं, वो भी खास जिनको परमिशन मिली हुई है नीरी की तरफ से, पेसो की तरफ से सर्टिफाइड है, जो केवल वही बना सकते हैं। और दिल्ली में यानी कि सीधे तौर पर कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अभी आप उसमें नहीं बेचेंगे पटाखों को। बाकी जब अगली सुनवाई होगी तो उस अगली सुनवाई के बाद चीज़ों को क्लियर किया जाएगा कि अब आगे और क्या रुख अपनाया जाए और किस तरह से चीज़ों को दिल्ली की ठीक किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट से भी कहा गया कि भाई बैलेंस अप्रोच ले लो, ताकि ये है कि जनता को परेशानियां ना हो और चीजें सभी के लिए ठीक ठाक हो भी जाए। बातें क्लियर हो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा था इस वीक का जिसको हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ये भी रहा था कि भाई अपस्पा को भारत के 3 राज्यों में बढ़ा दिया गया था, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड। हालांकि जो मणिपुर के अंदर इसका एक्सटेंशन किया गया था वहां पता चलता है कि इसके कुछ हिस्सों को ही छोड़ा गया था, लेकिन पूरे मणिपुर के अंदर खासतौर पर लगभग लागू रखा है अफस्पा को और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। कुछ ही हिस्से बचे हुए हैं मणिपुर के जहां पर अफस्पा नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल और नागालैंड के तो कुछ कुछ हिस्सों में ही अफस्पा लगाया गया। अफस्पा क्यों लगाया जा रहा है, तो देखिए जब कभी भी किसी भी क्षेत्र को देख के ये लगता है कि हाँ ये अशांत क्षेत्र है, यानी कि कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही होती हैं जिसकी वजह से सामाजिक माहौल खराब होता है, उग्रवाद भी कारण हो सकता है। इसके अलावा सांप्रदायिक भावना से आपके जो हिंसा चल रही है वो, या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से आप जातीय संघर्ष में हो, यानी कि अल्टीमेटली सरकार ये महसूस करे कि क्षेत्र अशांत हो चुका है और अशांत क्षेत्र के तहत अब व्यवस्थाओं को सामान्य तरह से चलाना सुरक्षित नहीं होगा, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में या कि पूरे के पूरे स्टेट के अंदर अफस्पा को लगाया जा सकता है। अफस्पा का मतलब क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी कि इस दौरान सीधे तौर पर हम हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनको विशेष शक्तियां दे देते हैं कि जाओ भाई शांति स्थापित करने के लिए जो ठीक लगता है वो करो। ग्रुप में जो लोग घूमते हैं उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। वहीं साथ ही सशस्त्र बलों का संदेह के आधार पर वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, संदेह के आधार पर तलाशी भी ले सकते हैं। और अगर लगता है कभी कि कोई व्यक्ति व्यवस्था खराब करने का काम कर रहा है, आप सरकार के मामलों में अड़ंगा डाल रहे हैं या फिर आप बलों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, तो इस दौरान गोली तक मार देने का आदेश दे दिया जाता है कि ठीक है आप गोली मार सकते हैं, इतनी सारी छूट होती है। तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी तलाशी कर सकते हैं, ये सारे विशेष अधिकार मिल जाते हैं। तो अफस्पा को काफी बढ़िया से एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पर 6 और महीने के लिए। और ये बात ध्यान रखना कि 6 महीना करके ही इसको एक्सटेंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए लगा दिया, 2 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया, भूल गए छोड़ गए, नहीं, 6 महीने का प्रावधान है, ताकि हर 6 महीने का तब सिचुएशन को रिव्यू करें और ये देखें कि क्या वास्तव में सिचुएशन अफस्पा को हटाने योग्य है या फिर अफस्पा को अभी भी कंटिन्यू रखा जाएगा। तो देश में सबसे पहले इसको लागू किया गया था नागालैंड में, उसके बाद पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में लागू किया गया। बीच में ऐसा समय था जब जम्मू कश्मीर में भी यह था, लेकिन
धीरे धीरे करके चीज़ों को बदलते हुए हम लोगों ने देखा है कि चलती हुई आई है चीज़ें। हालांकि मणिपुर में काफ़ी समय से अफस्पा था, लेकिन 2022-23 के दौरान हटाया गया था, जिसका बड़ी जातीय हिंसा यहाँ दी गई। फिर दोबारा से अफस्पा में शामिल कर दिया गया था मणिपुर को, और मणिपुर तो राष्ट्रपति शासन के अधीन भी है। तो 1958 का कानून है ये, जो हमारे देश के अंदर एक अलग से सैन्य विधि को लागू करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफस्पा से पहले ही बहुत क्वेश्चन बने हैं, आगे के समय के लिए भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा था राज्य की मांग को लेकर और छठी अनुसूची में राज्यों को शामिल करने के लिए, जिसके बाद वहां पर हिंसा हुई और हिंसा में कुछ लोगों की जान चली गई, मामला बहुत गड़बड़ा गया और सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वहां से वापस ले ली। लेकिन दरअसल इसके बाद चीजें ठीक नहीं हुई, क्योंकि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और तब से सोनम वांगचुक गिरफ्तारी के अंदर ही है। हालांकि एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जब कभी भी सरकार को ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है और वो आने वाले समय में व्यवस्था को गड़बड़ा सकता है, चीजों को ठीक कर देता, तो एक प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और जो लद्दाख में हिंसा की स्थिति रही है, उस पूरे के पूरे मामले में भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दोष सोनम वांगचुक के ऊपर ही आया। इसके अलावा सोनम वांगचुक के ऊपर कुछ खास आरोप ये भी लगे हुए हैं कि पाकिस्तान से बातचीत थी, पाकिस्तान से संपर्क था, तो देशद्रोही मामला जो है वो भी चल रहा है और इसी प्रकार की अनेक धाराओं के तहत फिलहाल एनएसए के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया है सोनम वांगचुक को। तो चीजें जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। अभी आगे देखते हैं बाकी होता है क्या, क्योंकि कहानी जो है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है, ना ही ज्यादा बातचीतें अभी फिलहाल डिटेल में सामने आई है। बट इस दौरान एनएसए चर्चा में जरूर आ गया। तो नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में लागू होता है। जब कभी भी लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, संप्रभुता किसी को भी प्रभावित करने के लिए प्रयासरत है, तो उस दौरान एनएसए को लागू किया जा सकता है और उसके माध्यम से चीजों को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई देश भर के सभी लोगों से बोला कि आप स्वदेशी को ही अपनाइए और घरेलू व्यवस्था को आप आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कीजिए। ऐसा सब चीजें क्यों चर्चा में आई है, क्योंकि दरअसल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी और उस मन की बात के बाद बहुत कुछ सामने निकल के आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि भाई स्वदेशी चीजों को अपनाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ एक खास डिस्कशन जो रहा था इस दौरान, वो रहा था छठ पर्व पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया मन की बात में कि छठ पर्व के लिए भारत सरकार फिलहाल प्रयासरत है और यूनेस्को के तहत वो एक अमूर्त विरासत धरोहर के रूप में शामिल करा देना चाहते हैं छठ पर्व को। पूरा प्रयास है कि ये काम जल्द से जल्द हो भी जाएगा, और जो कि आप लोगों को मैंने काफी डिटेल में समझाया भी था। इतना ही नहीं, आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, तो आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है, जिसके ऊपर पहली बार ये देखा जा रहा है कि भारत माता का आकृति बनाई गई है और इसके अलावा एक डाक टिकट भी जारी किया। तो शताब्दी वर्ष बना रहा है आरएसएस, तो उसके बारे में बातचीत इस दौरान की गई थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला रहा था जो चर्चा में आया था। इसके अलावा एक खास मामला एस्ट्रोसेट, जो इस वीक हम लोगों ने पढ़ा। एस्ट्रोसेट दरअसल क्या है कि ये एक हम लोग का मिशन था, और ये जो मिशन है, ये मिशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरह से काम करता हुआ है और चीज़ें इसकी अब तक बहुत ज़्यादा सही रही। तो भारत की ये पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और इस ऑब्जर्वेटरी को 2015 में 28 दिसंबर के दिन लॉन्च किया गया था स्पेस में। शुरुआत तौर पर यह माना गया था कि 5 साल तक ही ये काम करने के लिए सक्षम है, 5 साल से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। लेकिन दरअसल एस्ट्रोसेट को लॉन्च किए हुए अब 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल के मामले में इस ऑब्जर्वेटरी ने सभी चीज़ों में अपनी सफलता हासिल की और हम लोग को बहुत सारे पहलुओं के मामले में मदद करते हुए चीज़ें सुलझाकर प्रदान करी है। चाहे बात करें ब्लैक होल से लेकर के न्यूट्रॉन स्टार्स तक की सारी इंफॉर्मेशन इसने दी है। साथ साथ इसने सबसे नजदीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी से लेकर के इसने एफयूवी फोटोन्स जो गैलेक्सी 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे थी, वहां तक की इन्फॉर्मेशन इसने हम लोग को प्रदान किया, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर इसने हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रदान किया बीते 10 सालों के दौरान। तो एस्ट्रोस्टैट की चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा खास रही हैं। PSLV C30 एक्सेल रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और चीज़ें याद रखने योग्य हैं क्योंकि इसरो लगातार नए नए माइलस्टोन स्थापित करता रहता है, तो उसी प्रकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण माइलस्टोन हम लोग के ये सामने भी है। हर एक मिशन का एक टाइमलाइन होता है, लेकिन मिशन जो अपनी टाइमलाइन से 2 गुना चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो खास रहा है और चीज़ें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसकी शुरुआत से ही रही ही है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब गए थे यूनाइटेड नेशंस की 18th सेशन में, और 18th सेशन में जाके काफ़ी कुछ बातें बोली, पाकिस्तान को फटकार भी लगाई, ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा हुई, पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं सीमा पार चलती हैं उसके बारे में भी बातें कही गई हैं। इसी के साथ ही विदेश मंत्री ने एक खास मुद्दा उठाया है यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का। देखिए दरअसल संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना था और 1945 में इसको शीत युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों के तहत
तैयार किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस समय इसको तैयार किया गया था तो उसमें मेनली उन्हीं शक्तियों का वर्चस्व था जो उस समय विकसित थी या जिनका वैश्विक व्यवस्था के ऊपर दबदबा बना हुआ था। अब दरअसल वैश्विक व्यवस्था के तहत दबदबे के मामले में ये पता चलता है कि इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। अब काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि इसमें ना तो दक्षिणी एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व है, अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है, लैटिन अमेरिका के देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है, यानी कि आपने केवल और केवल बड़ी और मुख्य अर्थव्यवस्था को इसमें स्थान दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी पता चलता है कि इसके अंदर विकासशील देशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वैश्विक दक्षिण की जो स्थिति है वो भी हमें देखने को नहीं मिलती है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में। तो अब भारत लंबे समय से वकालत कर रहा है और फिलहाल विकासशील देशों के मामले में जो 2 बड़े लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो भारत और ब्राज़ील है, वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और ये मांग की जा रही है कि भारत को और ब्राज़ील को दोनों को ही स्थायी सदस्यता दी जाए। लेकिन अभी दरअसल ये सारा काम हो पाएगा यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के बाद, क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा काम 1945 के ढांचे के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और अब आज तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदल चुकी है चीज़ों में। तो बदली हुई व्यवस्था के अकॉर्डिंग ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस भी अब नई-नई प्रथाओं को अपनाएँ और वो सारे संभावित सुधार करें जो सारे संभावित सुधार ज़रूरी हैं एक अच्छी व्यवस्था के रूप में। तो यही सारी मांग फिलहाल यहाँ पर रखी गई है, चीज़ों की बातचीत की गई है और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस उनसे भी बात की है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने। तो चीज़ें तो काफ़ी कुछ डिस्कशन में रही है, बट बाकी देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँच पाते हैं, क्योंकि लंबे समय से मांग हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में सुधार कीजिए, लेकिन सुधार नहीं किए जा रहे हैं और भारत का ये कहना है कि केवल स्थायी सदस्यता ही नहीं बल्कि अस्थायी सदस्यता की जो संख्या है उसको भी विस्तार देना वर्तमान में ज़रूरी है और खास है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात रही 2 रेलवे लिंक टू ऑफर ईज़ी कनेक्टिविटी टू भूटान। तो देखिए दरअसल फिलहाल भारत और भूटान के बीच में चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए भाई रेल कनेक्टिविटी के मामले में 2 नए लिंक्स तैयार किए जाएँगे, जिसके लिए भारत सरकार ने क्लियर किए हैं 4033 करोड़ रुपए की कॉस्ट और 89 किलोमीटर लंबे लाइन्स यहाँ पर तैयार किए जाएँगे। तो कौन-कौन सा मामला रहेगा? तो देखिए जो 2 लिंक रहने वाले हैं उसमें पहला लिंक रहने वाला है काकराझार गोलेफू और दूसरा लिंक रहने वाला है यहाँ पर बनारहाट समस्त से। ठीक है, तो ये 2 लिंक जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। टोटल कॉस्ट बताई जा रही है कि 4033 करोड़ रहने वाली है। भूटान भारत के मामले में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है व्यापार के लिए और भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूटान का जो व्यापार होता है वो व्यापार भारत के माध्यम से ही होता है, क्योंकि दरअसल भूटान तो एक लैंडलॉक देश है। तो दरअसल इसको वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करने के मामले में भारत एक बड़ी भूमिका में शुरुआत से ही रहा है और ये जो रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है फिलहाल कनेक्टिविटी के लिए, ये रेल कनेक्टिविटी फिलहाल इसको पूरी वैश्विक व्यवस्था तक पहुंच प्रदान करेगी, क्योंकि दरअसल इस रेल लिंक के माध्यम से भूटान को पहुंच मिल जाएगी भारत के 1.5 लाख किलोमीटर के रेल नेटवर्क तक और 1.5 लाख किलोमीटर के नेटवर्क तक जब भूटान को पहुंच मिलेगी तो हमारे बंदरगाहों तक भी आ पाएगा और बंदरगाहों से आकर ही वैश्विक व्यवस्थाओं से खुद को जोड़ पाएगा। तो भूटान को वैश्विक पहुंच प्रदान करने के मामले में ये रेल लिंक प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। हालांकि मार्च 2024 में भूटान की यात्रा के दौरान जिस समय प्रधानमंत्री गए थे वहां, तो उस दौरान ही ये सारा मामला क्लियर हो चुका था, बट अब धीरे धीरे चीज़ों को और नए रूप में आगे ले जा रहे हैं और चीज़ों को और भी अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए काम हो रहा है। जल्द ही सभी चीज़ें शुरू हो जाएंगी परियोजना की और देखेंगे कि इसको पूरा भी कर दिया जाएगा। तो बहुत खास रहने वाला है मामला भारत और भूटान के बीच सहयोग का इस रेल लिंक परियोजना के मामले में। आने वाले समय में बड़ी बढ़त देगा ये हम लोग को दक्षिण एशिया में, क्योंकि संबंध अच्छे बनाना भी ज़रूरी है ताकि ये कि क्षेत्रीय स्थायित्व भी बना रहे और इसके साथ साथ मित्रता के जो बंधन होता है वो और ज़्यादा नई स्थितियों में पहुंच जाता है। इसके अलावा नेतन्याहू सपोर्ट्स 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्लान क्लेम्स ट्रम्प। तो देखिए दरअसल बहुत लंबे समय से मांग हो रही है, अब तो 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो जो 2 साल पूरे हो चुके हैं फिलहाल इस मामले में गाजा और पैलेस्टीन की वॉर के, गाजा और इजराइल की वॉर के, तो लगातार दुनिया का हर देश ये चाहता है कि गाजा इजराइल वॉर अब खत्म हो जाए और ये दोनों ही देश शांति की तरफ बढ़े। हालांकि इजराइल चाहता है कि गाजा को मान्यता ना मिले और गाजा चाहते हैं कि इजराइल को मान्यता ना मिले, लेकिन अंत में फिलहाल जो दुनिया की व्यवस्था है वो वैश्विक व्यवस्था ये चाहती है कि हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ये जो संघर्ष है ये संघर्ष शांत हो जाए और इस संघर्ष को शांत करने के साथ ही चीज़ें संतुलित रूप में भी देखने को मिले, अन्यथा परेशानियां आगे भी बनी रहेगी। तो चीज़ों को संतुलित करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा ये कार्यक्रम अभी फिलहाल निर्धारित किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने 20 पॉइंट्स पीस प्लान रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई 20 पॉइंट्स के पीस प्लान के तहत हम पूरी चीज़ों को संतुलित कर पाएंगे, जिसपे अरब देशों ने और यूरोपीय देशों ने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू भी अग्री हो गए कि ठीक है आप चीज़ों को आगे बढ़ा लीजिए और चीज़ों को हम संतुलित रूप में आगे बढ़ा लेते हैं और आपका जो पीस प्लान है वो ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे पीस प्लान हमास के लिए रख दिया है, तो हमास को बोला गया 3-4 दिन का टाइम देकर के कि भाई देख लो, अब तुम्हारे पास 3-4 दिन का टाइम है, चीज़ों को कर लो अच्छे से तो बढ़िया है, वरना तुम्हारी जैसी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। इसके अलावा कह दिया गया कि भाई देखो अगर नहीं मानते हो तो तुम्हें बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा बाद में, इसके लिए भी तैयार हो जाना।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस प्लान तैयार किया उसमें बताया गया है कि पीस प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 72 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों देशों में सीज फायर हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। और बात केवल यहीं तक ही नहीं रही कि दोनों देश युद्ध बंदियों की रिहाई भी करेंगे। युद्ध बंदियों की रिहाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों ही देश हमास के निरस्त्रीकरण पे भी काम करें और साथ ही इसराइल की वापसी पे भी यहाँ पर अब प्रयास शुरू हो जाए। अब इसके बाद गाजा के अंदर जो सरकार बनेगी वो एक स्वतंत्र सरकार बनेगी जो किसी के झुकाव में नहीं होगी, और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 पॉइंट पीस प्लान के अंदर शामिल हैं। तो चीजें एक नए रूप में रखी डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या ये 20 पॉइंट पीस प्लान वास्तव में शांति करा पाएगा हमास और इसराइल के बीच में, या फिर अभी भी संघर्ष जारी ही रहेगा। हालांकि थोड़े दिन पहले नेतन्याहू ने भी एक प्लान तैयार किया था, लेकिन नेतन्याहू का जो प्लान था वो प्लान सीधा तौर पर यह कहता था कि गाजा के ऊपर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और सैन्य नियंत्रण स्थापित करने के बाद सारी चीजें जो है वो निरस्त्रीकरण के लिए आगे बढ़ेंगी हमास की, और बाद में अरब देशों की मदद से वहां सरकार स्थापित होगी। बट अभी ये जो प्लान नया आया है डोनाल्ड ट्रंप का वो अलग चीजों को लेकर आ रहा है और 20 पॉइंट इसके अंदर शामिल भी है। ठीक है, इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ भाई ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी इस वीक में, और एनसीआरटी की रिपोर्ट मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि क्या क्या खास रहा है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही पढ़ते हैं फिलहाल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं क्योंकि आप लोग के लिए खास फिल्टर की थी मैंने रिपोर्ट। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको कहा जाता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है और देश भर में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका डाटा तैयार करता है और फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने पेश करता है। तो 2023 से जुड़ी हुई रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया था कि 2023 में कुल जो अपराध हुए हैं वो अपराध कितने 62,41,569 अपराध इस समय दर्ज किए गए थे। और वहीं ये पता चलता है कि आईपीसी में 37,63,102 मामले दर्ज हुए हैं, और वहीं जो विशेष और स्थानीय कानून अपराध है उसमें 24,78,467 मामले दर्ज हुए। हालांकि 2022 की तुलना में काफी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि 2022 में जो कुल मामले दर्ज किए गए थे वो थे 58,24,946 और 2023 में 4,16,623 मामले बढ़े हैं, यानी कि 7.2% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा मामले कौन से बड़े हैं? सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना के सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, सबसे ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे। दूसरा है चोरी के मामलों में बड़ी वृद्धि देखी गई और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं वहां पर भी बड़ी वृद्धि देखी गई है। कुछ खास कैटेगरी के अपराधों की बात करें तो हत्या के मामले में 2.8% की वृद्धि देखी गई है, और इस वृद्धि की कहानी में ये पता चलता है कि भाई 2023 में जो केसेस रजिस्टर हुए वो 28,522 थे, जबकि 2022 में 27,721 केसेस रजिस्टर्ड हुए। तो 2.8% की वृद्धि देखी गई। भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। अपहरण के केसेस यानी कि किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले में केसेस रजिस्टर हुए हैं 1,13,564 और 2022 में केसेस थे 1,07,588, यानी कि 5.6% की वृद्धि देखी गई। सबसे ज्यादा किडनैपिंग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में हुई है। पीड़ितों की स्थिति भी गंभीर रही है। पुरुषों में भी पीड़ितों की जो स्थिति थी वो टोटल थी 1,16,404, जिसमें पुरुष 24,285, महिलाएं 92,114, 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल थे। बच्चे भी शामिल थे, इसमें 82,106 टोटल थे, जिसमें लड़के थे 16,033 और लड़कियां थी 66,072 और एक ट्रांसजेंडर भी था। तो ये गंभीर स्थिति भारत की पता चलती है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए हैं उसमें 2023 में रिकॉर्ड दर्ज किया गया 4,48,211, 2022 में दर्ज किए गए हैं 4,45,256, यानी कि 0.7% की वृद्धि हुई है। लेकिन आंकड़े बड़े हैं क्योंकि 4.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। और किस प्रकार के अपराध महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो सबसे बड़ा आंकड़ा है पति या रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता सबसे ज्यादा इनके ऊपर होती है। इसके अलावा अपहरण के मामले में महिलाओं के मामले में ज्यादा और शील भंग करने के उद्देश्य से महिलाओं पर हमला करना और पॉक्सो की कहानी सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में 2023 में रजिस्टर हुए 1,77,335, जो 2022 की तुलना 9.2% ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चों के खिलाफ अपराध कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिसमें अपहरण और पॉक्सो सबसे ऊपर है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें 57,789 मामले रजिस्टर हुए, जबकि 2022 में 57,582 थे, यानी कि 28.7% का इंक्रीज हुआ। यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा आक्रमण होता है, मतलब अनुसूचित जाति के जो समुदाय उनके खिलाफ सबसे ज्यादा हमले होते हैं। साइबर अपराध की स्थिति 2023 में बढ़ी है 31.2%, सबसे ज्यादा हुए हैं कर्नाटक और तेलंगाना में। इसके अलावा राज्य के विरुद्ध अपराधों के मामले में रजिस्टर हुआ है टोटल 48,073 केसेस।
4873 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो पिछले बार की तुलना में कम हुए हैं, यानी कि 13.1% कमी देखी गई है, क्योंकि 2022 में 5610 केसेस रजिस्टर हुए थे और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर लीडिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो आप लोग को याद रखना है इस रिपोर्ट का। पूछा जाए तो बिल्कुल अच्छे से लिख कर आना और अलग अलग जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़ आपको बताया था मैंने, आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका एसए में भी यूज़ कर सकते हैं, जीएस में भी काम आएगा और साथ साथ आप लोग को इंटरव्यू में भी डाटा बताना पड़ सकता है। तो हर जगह आपके लिए मददगार है ये डाटा। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात समझते हैं IMD की। तो देखिए भाई, फिलहाल इस बार की जो बारिश हुई है उसको कंक्लूड कर दिया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, और अंत में स्थिति ये आई है कि देखिए इस बार के कुल मानसून में, यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक भारत में 8% ज्यादा बारिश अनुभव की गई है सामान्य से ज्यादा। हालांकि अक्टूबर में भी बारिश होगी, ये स्थिति भी बताई गई है, लेकिन मानसून की जो स्थिति मानी जाती है वो 1 जून से 30 सितंबर मानी जाती है। तो इस दौरान पूरे भारत में अच्छी खासी बारिश हुई। सबसे खास बात इस बार के मानसून की ये रही है कि देखिए मानसून समय से पहले आया, यानी कि 24 मई तक भारत में वो आ चुका था और इसके बाद वो 1 महीने के दरमियान ही पूरे भारत में फैल गया और पूरे भारत में झमाझम बहुत बढ़िया से बारिश हुई। क्रक्स ये भी कहता है कि इस बार का जो मानसून था उससे जलाशय फिर दोबारा से जल से भर चुके हैं और साथ ही कृषि के लिए फायदा भी हुआ, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ प्रलयकारी स्थिति भी कुछ राज्यों के लिए देखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी याद रखिएगा इस बार के मानसून की, और आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एक खास बात जो फिलहाल चर्चा में है वो सर क्रीक है। देखिए दरअसल दशहरे के दिन राजनाथ सिंह गए थे भुज में, और भुज में गए थे ये फिलहाल एक मिलिट्री बेस पे, और मिलिट्री बेस पे जाकर के इन्होंने पूजन भी किया हथियारों का, और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक संबोधन दिया। तो संबोधन में चर्चा हुई सर क्रीक की। अब सर क्रीक दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, और ये विवादित क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद से ही विवादित बना भी हुआ है। दरअसल ये जो विवादित क्षेत्र है सर क्रीक, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो एक एस्चुअरी है, और पाकिस्तान ये कहता है कि पूरी एस्चुअरी उसका हिस्सा है। भारत कहता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम ये मानते हैं कि आधा आधा दोनों के बीच में बांटा जाए। ना तो पाकिस्तान पूरी तरह से मानता है और भारत छोड़ने को तैयार भी नहीं है। तो दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा हुआ है, और हाल ही में सर क्रीक के पास में पाकिस्तान ने सैन्य तैनाती बढ़ाई है, जिसके बाद सीधे तौर पर राजनाथ सिंह साहब ने ये कह दिया कि देखो भैया, अगर आने वाले समय में किसी प्रकार की हिमाकत की तो तुम्हारा भूगोल और तुम्हारा इतिहास दोनों ही हम बिगाड़ देंगे। उसके बाद में मत कहिएगा कि ये क्या कर दिया गया। तो खुली चेतावनी दी गई है। तो सर क्रीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, चर्चा में था, और सर क्रीक मैंने आप लोग को डिटेल में यहाँ पर समझाया भी था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार पहुंच गई है भाई सुप्रीम कोर्ट, और मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट पहुंच के सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि आप 50% की जो आरक्षण की कैप है इसको आप फ्लेक्सिबल माने, यानी कि लोशील माने। और ये भी समझिए कि आपने खुद कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई मौकों पर यह कहा है कि 50% आरक्षण विशेष परिस्थितियों के दौरान छूट के तहत आ सकता है, विशेष परिस्थितियों में हम चीजों की छूट दे सकते हैं। अब फिलहाल मध्य प्रदेश क्यों चाहता है कि उसको 50% के इस कैप से छूट दी जाए? दरअसल 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून में संशोधन किया था, और वो कानून है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश लोक सेवा रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट एक्ट 1994। तो 1994 के कानून में संशोधन किया था 2019 में, और इस संशोधन के तहत यह व्यवस्था की थी कि भाई ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको 14% से बढ़ा करके 27% किया जाना चाहिए। अब इसके बाद दरअसल जब ये मामला आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद में इसके ऊपर रोक लगा दी गई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें गलत है भाई, और आप इसको आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि 50% की कैप का यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद से चीज़ों को रोक दिया गया। फिलहाल मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा गया है कि भाई आप विचार करो, ये स्थायी नहीं है और ये फ्लेक्सिबल है। अगर आप हमें यहाँ छूट दे देते हो आरक्षण को बढ़ाने की, तो उससे ओबीसी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा, क्योंकि राज्य में बहुत सारे लोग ओबीसी कम्युनिटी के ऐसे हैं जो फिलहाल हाशिए पर हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है और बहुत परेशान है, गरीबी में जी रहे हैं। 94 ओबीसी के कास्ट और सब कास्ट ऐसे हैं जो उनके पास संसाधन नहीं है, वेलफेयर और इक्वालिटी से वो फिलहाल अभी परेशान है, यानी कि उनके पास ये सभी चीज़ें नहीं पहुंची है। तो इसलिए अगर आप हमें अनुमति दे देंगे तो चीज़ें भी व्यवस्थित हो जाएंगी। ये वाला मामला भी इन्होंने प्रस्तुत किया। तो चिंताजनक स्थिति तो है, बट बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर की डेट फिलहाल फाइनल की है इसकी सुनवाई के लिए। इसके साथ ही थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस वीक की इंपॉर्टेंट रही है। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए एक योजना को शुरू किया था, जिसका नाम था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। दरअसल पहले ही बिहार में इसकी घोषणा हो चुकी थी, बट इस योजना को शुरू किया जाना था, तो शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और शुरुआत में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री ने 75 लाख महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया फिलहाल, और 75 लाख महिलाओं को लाभ दिया। हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर ये भी कहानी है कि चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। मार्केट भी स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि वस्तुओं के जो तैयार किया जाएगा उनका उपभोग भी बढ़े। इसके अलावा
भाई सरकार तैयारी कर रही है स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई में आयुर्वेद को शामिल करने की, ताकि स्कूल और कॉलेज के स्तर पर आप आयुर्वेद को पढ़ें ही नहीं, जिए भी, अच्छे से समझे भी, और ताकि आपके आगे के पढ़ाई के अवसर आयुर्वेद के मामले में और ज़्यादा खुल जाए, इसलिए आयुर्वेद को शामिल करने के लिए यहाँ प्रयास जारी है। इसके अलावा भाई भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन है का जो ट्रैक है उसको लेकर के थोड़ा सा रिव्यू किया गया और ये पता चला कि जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है ये पूरी तरह से 2029 में पहुंच के ऑपरेशनल होगा। हालांकि इसके जो कुछ कुछ हिस्से हैं वो धीरे धीरे अलग अलग चरणों में तैयार हो जाएंगे। जैसे कि जो उसका पहला हिस्सा है 50 किलोमीटर का, जो सूरत और बेलेमोरा के बीच में है, वो 2027 तक खुल जाएगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से तो ये 2029 में ही हो पाएगा कंप्लीट, ये माना जा रहा है। तो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन चल पाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि जो वाइब्रेशन की कंडीशन है वहाँ भी बच जाए, भूकंप और बाकी स्थितियों में भी लाभ हो। तो हर एक स्थिति में जो भी परेशानियों की स्थिति हो सकती है, हर एक के हिसाब से इस ट्रैक को तैयार किया जा रहा है। और ये ट्रैक सूरत के बीच में, सूरत यानी कि अहमदाबाद, और ये जो ट्रैक है ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में पूरे के पूरे सफ़र का जो समय है उसको बहुत कम कर देगा। और मात्र ये समझिए कि लगभग 2 घंटे और कुछ मिनट्स के बाद में ही पूरा का पूरा सफ़र भी तय हो जाएगा। तो बहुत जो डिस्टेंस लंबा पड़ता था लोगों को वो बहुत कम समय में कवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खास स्थिति रहने वाली है। और इसीलिए सबको इंतजार है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू भी हो जाए। इसके अलावा यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट जिसका नाम है लाहौल स्पीति, उसको शामिल कर लिया है अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के मामले में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इस बार की, क्योंकि जो दरअसल ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ये 7,770 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और 37वें सेशन के मामले में भारत के इस क्षेत्र को यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए खास चीज़ें हैं, और भारत के फिलहाल 13 यहाँ पर शामिल हो चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से एक ये भी हो गया है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि कांग्रेस अपने सभी चीज़ों को डिजिटलाइज करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो भी कार्य किया, चाहे जो भी पत्र रहा हो, प्रस्ताव रहा हो, किताबें रही हो, उन सभी का A to Z ये करवाने वाले हैं। स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को डिजिटलाइज, ताकि सभी तक इसकी पहुंच हो सके, और पहुंच सीमित ना हो, वैश्विक पहुंच हो, ताकि सभी लोग जाने समझें और अच्छे से इसको आगे आने वाले समय में सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो सारे जितने भी आंदोलन रहे, जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलहाल डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई भारत सरकार ने अगले विपणन ईयर वर्ष के लिए गेहूं का जो MSP उसको बढ़ा दिया है। तो गेहूं का MSP पिछले वित्त वर्ष में था 2,425, जिसको अब बढ़ा करके 2,585 कर दिया है, यानी कि 160 पर क्विंटल की राशि बढ़ा दी गई है। तो 2026-27 के लिए ये वृद्धि की गई है। अगली इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल यहाँ पर FCRA लाइसेंस के लिए। तो भाई फिलहाल सरकार का ये कहना है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा रहे हैं तो कम से कम 4 महीने पहले तो आप अप्लाई कीजिए। ये कहा गया है होम स्टे द्वारा कि बहुत सारे लोग जिनको रिन्यूअल करवाना होता है अपना FCRA लाइसेंस, वो लोग लास्ट टाइम पे अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल करना और चीज़ों को देखभाल करना टाइमली नहीं हो पाता और जल्दी कार्य पूरे नहीं हो पाते। हमें चाहिए प्रॉपर टाइम, तो कम से कम 4 महीने पहले तो अप्लाई कीजिए, जो कि ज़रूरी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में फिलहाल बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की बॉडी खुद कह रही है कि इंटरनेट को शुरू कर दो, क्योंकि धीरे धीरे सितंबर के महीने की शुरुआत में इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी डाउन करने का काम शुरू किया था अफगानिस्तान ने, और फिलहाल अब महीने के अंत तक अफगानिस्तान में इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी इतनी डाउन कर दी गई है कि लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क भी नहीं कर पा रहे, और साथ ही हवाई उड़ानों को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया था कि भाई चीज़ें कुछ भी हो नहीं पा रही, बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई हैं, डाक सेवाएं ठप हो चुकी हैं, सभी चीज़ें रुक गई हैं। तो इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर शुरू नहीं हो रही हैं, जो कि दिक्कतों वाली बात है। अफगानिस्तान में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है चीज़ों के ऊपर कि भाई आप चीज़ों में ज़्यादा पहुंच हासिल ना करें और तरीके से रहें व्यवस्था में। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई भारत का जो इंडिया का अपना खुद का H125 हेलीकॉप्टर है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में शुरू की जाएगी इसके लिए असेंबली लाइन, और फाइनल असेंबली लाइन शुरू की जाएगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साथ एयरबस के द्वारा। तो एयरबस का है ये H125 हेलीकॉप्टर, जिसको भारत में बनाने का काम किया जाएगा, और भारत को 2027 की शुरुआत में ही ये हेलीकॉप्टर मिलने लगेगा। राजस्थान की एक घटना खास ये रही है कि भाई सरकारी अस्पताल की खांसी की दवाई पीने के बाद में कुछ बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, और ये जांच की जा रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और घटना जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बहुत सारे लोगों को खांसी हो जाती है, जो दवाई पी के ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट दवाई ही अगर आपके लिए मौत का कारण बन जाए तो फिर क्या ही किया जाए। तो इसी के साथ ही हमारे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इस वीक के, वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट आकर के, और जितनी चीज़ों को जानना समझना था वो हम लोगों ने अच्छे जान समझ लिया।
इतना कुछ पढ़ने जानने समझने का एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि दरअसल स्टडी IQ दिवाली के अवसर पर आप लोग के लिए लेकर के आया था एक धमाका सेल, जहां आपको एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा था स्टडी IQ के द्वारा। और साथ ही स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया फास्ट ट्रैक बैच। इस फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये है कि 2026 के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी जो पूरी पढ़ाई है वो 5-6-7 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट की जाएगी। फास्ट ट्रैक बैच इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि आप लोग 2026 की तैयारी के लिए परेशान ना हो और परेशान हुए बिना आप अच्छे से लाभ उठा सके। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि जो फास्ट ट्रैक बैच है वो आप लोग को यहाँ दिख जाएगा जब आप आएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट पे। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो केवल गूगल पे सर्च कीजिए स्टडी IQ, पहला लिंक ओपन कीजिए और पहला लिंक ओपन करने के बाद आपको UPSC हिंदी पे क्लिक करना है, जहाँ आपको पहला लिंक दिख जाएगा। ये 2026 का है और 2026 के अलावा 2027 या 28 के बैचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। तो 2026 का जो हम लोग का बैच है वो है फास्ट ट्रैक बैच फिलहाल आपके लिए। 27 और 28 के प्रतिज्ञा प्लस बैच है जिसमें आप दोनों आप लोग एनरोल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। बैच में एनरोल करने का सारे के सारे खास फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं कि आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं जिसमें GS फाउंडेशन, करंट अफेयर, CSET सब कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है जहाँ पूरा मार्गदर्शन होता है। हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, 18+ बुक्स और GS मॉड्यूल मिलता है। 75+ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, 12 मेंस के लिए मिलती है आपको। इसके अलावा वीकली और डेली टेस्ट आप क्यूज आपके होते ही रहते हैं। PRP MRP की सुविधा आपको मिलेगी और साथ ही 11,000 का कैश प्राइज मिलता है जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर होते हैं। और साथ ही आप लोग की पूरी फीस रिफंड होती है अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उस कंडीशन में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आके भाई बाय नाउ पे क्लिक करना है। और बाय नाउ पे क्लिक करते समय एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको यूज़ करना है एक खास कोड और वो कोड है KL Live। जैसे ही आप KL Live कोड अप्लाई करके यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन भी आता है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अप्लाई के बाद तुरंत आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 7,000 का डिस्काउंट लेने के लिए बिल्कुल आप एनरोल कीजिए जल्द ही। और इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, इसके साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और साथ ही QR कोड स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए। और साथ ही QR कोड स्कैन करने के साथ ही सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब हो गई अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। ऐसे डिस्कशन चलता रहेगा तो आर्टिकल्स लेकर के। फिलहाल के लिए ये चीज़ें मुझे बताओ, इन सेशन को शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।